हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं अपने लेसन नंबर 3 की ओर। 11th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए हम बात करते हैं लेसन नंबर 3। और इसका जो चैप्टर नेम है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग भी चैप्टर नंबर 3 डाल के चैप्टर का नेम डाल दीजिए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम डालेंगे, जैसा कि हम चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब हमेशा एक्स एक्सिस ही नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि या तो वो एक्स में मूव करे, या सिर्फ वाई में मूव करे, या फिर जेड में मूव करे। ये तीनों ही अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। देखिए, ऐसे मूव करेगा तो भी एक्स एक्सिस में स्ट्रेट लाइन, अगर अपर साइड में मूव करता है तो वाई साइड में स्ट्रेट लाइन, और ये जेड एक्सिस में स्ट्रेट लाइन। तो तीनों ही एक्सिस में ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए रेक्टिलिनियर मोशन। RECTILINEAR रेक्टिलिनियर मोशन। इसकी डेफिनेशन हम आपको लिखा रहे हैं, लिखिए। टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along a straight line is called rectilinear motion. ओके, हेडिंग डालिए पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपको तीन चीज बताई हुई, इन तीनों के बारे में हम ब्रीफली डिस्क्रिप्शन करेंगे आपके सामने। पहला क्या बताया है? पोजीशन। दूसरा है पाथ लेंथ। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों चीजों का हम डिस्क्राइब करेंगे कि पोजीशन क्या होती है, पाथ लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पोजीशन की। हम किसी चीज के लिए बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है या ये जो पर्सन है, ये इधर सिचुएटेड है, एक्स एक्सिस में सिचुएटेड है, वाई एक्सिस में सिचुएटेड है, या जेड एक्सिस में है। या फिर हम कहेंगे दिस इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस वाज फ्रॉम राइट साइड। ओके, तो ये पोजीशन है। इसके अंदर नई डिस्टेंस का कोई मतलब है, ना डिस्प्लेसमेंट का, ना पाथ लेंथ का। पोजीशन अपने आप में क्या है? एक तरीके से एक टेक्निक्स हो गई है बताने की कि वो यहाँ है, ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है। तो ये तो हो गई पोजीशन। ठीक है, अब हम बात करें पाथ लेंथ की। तो पाथ लेंथ क्या होती है? एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए जितना रास्ता कवर करता है वही होती है उसकी पाथ लेंथ। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है और अगली पोजीशन पे जाने के लिए अगर वो चल रहा है, जैसे कि ए पॉइंट है, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है ए और एक है बी। ये इनिशियल पॉइंट है और यह फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट को हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये है आप। ओके, तो यहां से यहां जाना है, इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ है, ये तो पोजीशन हो गई। पाथ लेंथ क्या होगी कि ये है अब धीरे धीरे घूमता फिरता किसी से मिलता हुआ इधर उधर होता हुआ यहाँ पे पहुंच रहा है। तो ये होगा इसकी पाथ लेंथ कि वो कैसे कैसे चल रहा है। वो पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे ऐसे इधर घूमता हुआ जो चल रहा है, ये है पाथ लेंथ। ठीक है, व्हाट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट? Displacement is the minimum distance between two positions.
डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस। टू पोजिशंस ए और बी, ये तो ऐसे घूम फिरते हुए घुमक्कड़ों की तरह चल रहा है, लेकिन अगर एक्चुअलिटी में देखा जाए तो ए से बी ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ही है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके लिए हम एक चीज भी देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, पाथ लेंथ है, वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो भी सकती है। जरूर थोड़ा ये ऐसे घूमता हुआ चला, ये सीधा सीधा भी तो चल सकता था, बट पाथ लेंथ कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी। ठीक है, या तो वो ऐसे के ऐसे चल ले या फिर वो थोड़ा सा घूम फिर के चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही मिनिमम डिस्टेंस है, इससे मिनिमम कुछ हो ही नहीं सकता। तो पाथ लेंथ या तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। अब एक एक पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो बारी आती है आपकी लिखने की। हेडिंग आप डाल चुके हैं। स्टार डाल के लिखिए, मोशन इज चेंज, मोशन इज चेंज in position of an object, in position of an object with time, with time, for specified position, for specified position we have to use a reference point and a set of axes। आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो। किसी ना किसी एक पोजीशन को तो आपको इनिशियल पोजीशन मानना ही पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए रेफरेंस पॉइंट मानना ही पड़ेगा, और रीजन आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि कहां से आप चल रहे हो, तभी तो उसकी पोजीशन को डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, हेडिंग डालिए रेफरेंस पॉइंट। अब ये कंप्लीट रहेगा, इसी के अंदर छोटी छोटी हेडिंग चल रही है। रेफरेंस पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम चाहते हैं आपको कोई भी टॉपिक छूटे नहीं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, हम सब कुछ कवर कर लें, क्योंकि मैं महज एक ऑनलाइन क्लास की तरह, एक रेगुलर क्लास के बेस पर इस क्लास को नहीं ले रही हूँ, मैं एज अ ऑफलाइन की तरह इसको ले रही हूँ कि आपको ना तो कहीं से नोट्स की जरूरत हो और ना ही आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत हो। जब भी आपका दिमाग करे या पढ़ाई का मन करे तो आप इन्हीं क्लासेस को ऑन करके सारा मैटर इसमें आप प्राप्त कर सको। तो लिखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सेस, ये दीज हटा दो, ऑफ 3 एक्सेस इज कॉल्ड ऑरिजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। आप जानते हो ना, एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस जहां से इंटरसेक्ट करती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ऑरिजन बोलते हैं। हेडिंग डालिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लिखिए, टू मेजर टाइम, टू मेजर टाइम we position a clock, we position a clock in the system, this coordinate system, this coordinate system along with a clock constitutes a frame of reference।
स्टार डाल के लिखिए द चॉइस ऑफ अ सेट, द चॉइस ऑफ अ सेट ऑफ एक्सिस in a frame of reference, in a frame of reference depends upon the situation, depends upon the situation ठीक है। तो ये तो हमने पोजीशन बता दी है। अब आप लिखिए पाथ लेंथ, इसके अंदर हेडिंग डाल दीजिए पाथ लेंथ। यदि आपको टीचर क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, तो वो पाथ लेंथ की पूछेगा। इससे ज्यादा अगर हमने जो अब तक टॉपिक पढ़े इसमें बस एक ही चीज पूछने लायक है, व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद सीधा क्वेश्चन वो यही पूछेगा, अगर बनाना चाहता है तो पाथ लेंथ क्या है। द डिस्टेंस which covered by an object, the distance which covered by an object is called path length। समझ गए कि एक ऐसी डिस्टेंस जो कोई ऑब्जेक्ट खुद चल के कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। इसके अंदर स्टार डालिए। पाथ लेंथ जो होता है बेटा हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो लिखिए द वैल्यू ऑफ पाथ लेंथ will be positive or zero, will be positive or zero but not negative, but not negative। अगला स्टार डालिए कि पाथ लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके अंदर इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं है। तो लिखिए द पाथ लेंथ इज a scalar quantity, the path length is a scalar quantity because it has only magnitude not direction। चलो हमने पाथ लेंथ भी कवर कर लिया। अगली हेडिंग डाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया है बोर्ड पे, देखिए जरा कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लिखिए द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन and initial position is called displacement। स्टार डाल के लिखिए इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। अगला स्टार क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके बेटा, अब नोट डाल के आप ये दोनों लाइनें भी उतार लीजिए। पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों उतार लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं हम, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए।
एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, उसी से मेल खाता हुआ एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये हमारा सेल्फ है, कोई भी पॉइंट नहीं है इसके अंदर, सेल्फ एग्जांपल है, अपने लेवल पे मैं इसको समझा रही हूं। देखिए, ये है पी पॉइंट और ये है क्यू पॉइंट। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 मीटर पर ये खत्म हो रहा है। इसके बीच में आते हैं 4 स्टॉपेज, ए, बी, सी और डी। पहला आ रहा है 200 मीटर पे, दूसरा 600 मीटर पर, थर्ड आ रहा है 900 ओके 500 मीटर पर और ये आ रहा है 900 मीटर पे। ये 4 स्टॉपेज आपको दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, वो क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है इसके अंदर आपको कि जो ऑब्जेक्ट है वो P2B चल रहा है। सेकंड बता रखा है P2A एंड A2C। थर्ड आपको बोल रखा है P2Q एंड Q2C। और फोर्थ आपको बता रखा है P2A, A2D एंड D2P। ये आपको 4 पोजीशंस दे रखी है। इसके अंदर आपको निकालना है हर एक कंडीशन में पाथ लेंथ, और क्या निकालोगे, पाथ लेंथ निकालोगे और डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा ब्लर दिखाई दे रही है। अभी ठीक है ये वीडियो, अभी साफ दिखाई दे रहा है ना? तो देखिए, बीच बीच में चेक करना पड़ता है, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट P2B, पाथ लेंथ PL से डिनोट करेंगे पाथ लेंथ को, और डिस्प्लेसमेंट को इस टाइप से ध्यान रखना है। अब P2B, P से B वो चल रहा है, तो ये 0 है, ये 600 है, कितना चल गया 600 मीटर। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 600 माइनस 0, इसका भी आंसर कितना आ गया 600 मीटर। नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, ठीक है। सेकंड की हम बात करते हैं P2A एंड A2C। तो पहले PL ज्ञात करते हैं, पाथ लेंथ P2A 200 प्लस A2C 500 में से 200 गए तो 300 और चल लिया वो, टोटल मिलाकर 500 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट P2A मतलब ये इनिशियल और C क्या है फाइनल, C माइनस P, 500 माइनस 0, 500 मीटर। लीजिए, सेकंड का आंसर भी आ गया। अब तक तो इक्वल ही आ रहा है। अब हम करते हैं थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है P2Q एंड Q2C, पाथ लेंथ P2Q, P से Q 1000 प्लस Q2C, Q से C और चला 500 और चल लिया ये 1500 मीटर, ओके। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल C P बस 500 माइनस 0, 500 मीटर।
देखा आपने, पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से इस कंडीशन में क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये थर्ड है, इसको उतार लीजिए। अब तक तो आपकी 20-20 मिनट की वीडियो आ रही थी ना बेटा। अब हम कोशिश करेंगे कि आपका थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दें, क्योंकि अब तक तो आपको आदत हो गई होगी, मेरी भी, मेरी लैंग्वेज की भी, मेरे पढ़ाने के तरीके की भी। ठीक है, आपको आदत हो जानी चाहिए। जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा है उसको तो कम से कम आदत हो गई होगी। रीजन तभी आप इसको देख पा रहे हो, अदरवाइज आप इसको बंद करके चले जाते। ठीक है, क्योंकि आपके फोन पे तो आपका ही राज है, किसी और का राज हो ही नहीं सकता। हो गया थर्ड। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। मैं मानती हूं कि हम फोन से इस वीडियो को बनाते हैं तो क्वालिटी लेवल जो अदर टीचर्स का होता है उससे हमारा लेवल थोड़ा सा कम है, बट क्वालिटी वाइज कि वीडियो के ग्राफिक्स दिखने में या इसमें एजुकेशन के मामले में आपको क्वालिटी कम नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे वो कैसी भी टेक्निक हो। फिर फोर्थ है P to A and A to D and D to P। पाथ लेंथ P to A 200, फिर A to D 900 में से 200 गए तो 700 और चल लिया वो, प्लस D to P 900 और चला है। कितने हो गए टोटल, 1800 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इनिशियल पोजीशन P, फाइनल पोजीशन P 0। क्या हो गया इसका, 0। तो ध्यान रहे, जब भी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे पूरी आशा है आपसे कि आपने ये तीनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए होंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट। आगे टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन लिखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may or may not be equal to the path length traversed by an object, traversed by an object। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जो हमें ये बताती है कि उसका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, तो उसके बीच में डिफरेंस हमको बताती है ये। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक लिखिए, यूनिफॉर्म मोशन। इस टॉपिक को भी हम इस टाइप से समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। अब एक जैसा मोशन कैसे हो सकता है, कि वो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता हो। ठीक है, जैसे हमने बता दिया हर आधे घंटे में 5 मिनट चल रहा है, सॉरी गलत बोल दिया ना मैंने, हाँ, हर आधे घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, हर आधे घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये होगा इसका यूनिफॉर्म मोशन, कि वो हमेशा यही करेगा, हर आधे घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा, हर आधे घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा। तो ये हो गया कि डिस्टेंस सेम हो सेम टाइम इंटरवल में। तो लिखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट moving along the straight line covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion।
ठीक है। अब आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, तो वो ग्राफ हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर हम हेडिंग डालेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसकी 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, रेस्ट पर हो। तो जब रेस्ट पर होगा तो टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। टाइम बढ़ता जाएगा, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस वो क्या करता हो, कवर करता हो, इस टाइप से। तो ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट लीनियर लाइन, जो कहां से पास होती जाएगी, ओरिजिन से। ये ओरिजिन जरूर बना देना, मैं आलस कर जाती हूँ ओरिजिन बनाने में, है ना। आप लोग नहीं करना, लेकिन वरना टीचर नंबर देने में आलस कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। थर्ड लिखिए, when object move in a non-uniform motion, non-uniform motion और in a car, sorry, और motion of car। देखो कार कैसे चलती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जैसे। कैसे, देखिए स्टार्टिंग में धीरे 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 धीरे, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, पोजीशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। बाद में देखो इस टाइप से, कोई फिक्स नहीं है। पहले वो स्पीड धीरे करके चलती है, बढ़ती है और इस टाइप से चलता है। तो ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि जिसमें ना तो कोई समय सीमा है इसकी, ना कोई टाइम इंटरवल फिक्स है, ना ही कोई डिस्टेंस फिक्स है। ओके, तो आज की अपनी क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए।